महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। प्रश्नकर्ता के मन में ये बात आती है कि मैंने बहुत जटिल प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है। बहुत जहाँ समझदार प्रश्न करने वाला और समझदार उत्तर देने वाला हो तो ठीक समाधान होता है, पर न तो प्रश्न करने वाला समझदार और न उत्तर देने वाला समझदार तो भी समस्या। प्रश्न करने वाला समझदार नहीं, उत्तर देने वाला समझदार तो भी थोड़ा समाधान मिल सकता है, किंतु जहाँ दोनों ऐसे ही मिल जाए कि जो सही सोचना नहीं जानते वहाँ समाधान नहीं होता और उलझन हो जाती है। कम समझ वाले आदमी एक साथ मिले कि चलो दूसरे गांव जाएं, शहर में जाएं और वहाँ कोई काम धंधा कर रोटी कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। चले पैदल यात्रा, रास्ते में एक गांव आया, 10 किलोमीटर पर एक गांव आया। आज यहाँ विश्राम कर ली, ठहर गए, दिन में रहे, रोटी खाई, सांझ का समय हुआ और 14 पूनम का दिन था। आकाश में चांद उगाया, समझ कम थी। एक बोला, अरे देखो, कल तो इस चांद को हमने अपने गांव के आकाश में देखा था, आज यहाँ आ गया, हमारे साथ आ गया। यह समस्या है कि ये चांद आज यहाँ हमारे साथ आ गया तो गांव में अंधेरा हो जाएगा। दूसरा बोला कि लोग हमें क्या कहेंगे कि तुम तो अच्छे गए, जाते जाते चांद को ओढ़ ले गए, पीछे अंधेरा हो गया। तीसरा बोला, नहीं, हम ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे और लोगों की बात नहीं सुनेंगे, चलो हम फिर चलते हैं। रात को चले, फिर गांव में पहुंच गए। समाधान नहीं होता और उलझ जाते हैं, जहाँ के तहाँ रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते, समझ कम होती है। तो गए थे काम करने के लिए, चांद को लेकर वापस आ गए। जहाँ समझ हो अच्छी, वहाँ बात करने का भी मज़ा आता है, प्रश्न उत्तर का भी मज़ा आता है, आनंद आता है कि अच्छा प्रश्न करने वाला और अच्छा उत्तर देने वाला। गुरुदेव ने एक बार एक भाई से लंबी चर्चा की और चर्चा के बाद कहा कि यद्यपि इनके विचार बिल्कुल नास्तिकता के, हम आस्तिकतावादी हैं, इन्होंने बहुत प्रश्न किए, कड़े कड़े प्रश्न किए, पर इतने समझदार हैं कि इनसे बात करने में आनंद आया। ना समझ होता है तो बात करने में आनंद नहीं आता और थक जाते हैं, कहीं कहीं रुक्षता आ जाती है, अच्छा भी नहीं लगता और पूरी बात ध्यान में भी नहीं आती। आखिर समझ परिपक्व हो तो बातचीत का, चर्चा वार्ता का, वाद विवाद का, संवाद का एक अलग प्रकार होता है। समझ न हो
तो कोई बात कहे उसका अर्थ भी पूरा नहीं, उल्टा हो जाता है। एक गृह स्वामी ने अपनी रसोई करने वाली महिला से कहा कि देखो, आज तुमने रसोई अच्छी नहीं बनाई क्योंकि चावल में कंकड़ आ रही है। वह बोली कि मालकिन, क्या बात है? कि बात यह है कि 2 आँख है तुम्हारी, फिर भी कंकड़ रह गया। कोई बात नहीं, मेरी 2 आँख है, कंकड़ रह गया, तो आपके तो 32 दांत है, एक कंकड़ को चबाने में कौन सी कठिनाई होगी? कोई बात का सार नहीं निकलता, ठीक परिणमन नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि चर्चा करने वाला और उत्तर देने वाला दोनों ओर प्रबुद्धता हो। यह बहुत एक सुंदर प्रसंग बना। इधर समझदार व्यक्ति प्रश्न करने वाला, नास्तिक होना एक अलग विचार है, किंतु जहाँ तक समझदारी का प्रश्न है कि प्रदेशी बहुत समझदार व्यक्ति था, प्रबुद्ध था, चिंतनशील था, कोई कमी नहीं थी। और उधर केशी स्वामी तो थे ही, अंतर्ज्ञानी थे, साधक थे, दोनों का योग अच्छा मिला। अब प्रदेशी के मन में बड़ी आकांक्षा है और सोचते हैं कि इसका उत्तर क्या देंगे। शायद ये उत्तर बड़ा कठिन है, केशी स्वामी ने लंबे समय तक सोचा होगा, अब तो कोई बात आई होगी ध्यान में, बड़ा कठिन है। पर केशी स्वामी के लिए वह कोई कठिन बात नहीं थी। उन्होंने कहा, प्रदेशी, तूने दिया देखा है? कहा, महाराज देखा है। कल्पना करो, एक मकान, एक कक्ष, शाला, कूटागार शाला, जो प्राचीन रचना का एक प्रकार था, कक्ष का कूटागार, चारों तरफ भींत भींत, कहीं छिद्र नहीं, एक दरवाज़ा। एक आदमी गया और भीतर जाकर दिया जलाया, दरवाज़ा बंद कर दिया। प्रदेशी, बताओ प्रकाश कहाँ फैलेगा? बोला, महाराज भीतर फैलेगा, बाहर नहीं फैलेगा प्रकाश। पूरी कूटागार शाला में, पूरे कक्ष में उसका प्रकाश फैल जाएगा। अब बताओ प्रदेशी, क्या कोई व्यक्ति आया और उस दिए पर एक ढक्कन डाल दिया, अब प्रकाश कहाँ गया, कहाँ फैलेगा? तो उस ढक्कन के भीतर फैलेगा, ढक्कन से बाहर नहीं फैलेगा और कूड़ागार शाला में नहीं फैलेगा, ढक्कन में फैलेगा। और कोई छोटा ढक्कन लाकर ऊपर डाल दिया तो उसके भीतर फैलेगा। इसी प्रकार जीव छोटे शरीर का निर्माण करता है तो उसके आत्म प्रदेशों का विस्तार छोटे में हो जाएगा, और बड़े शरीर का निर्माण करता है तो बड़े में हो जाएगा। अब बात साफ हो गई कि जीव में फर्क नहीं है। जीव के जो असंख्य प्रदेश हैं उनमें संकोच और विस्तार करने की क्षमता है। 5 अस्तिकाय हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। इन 3 में संकोच विस्तार नहीं होता, जहाँ है वहीं रहते हैं। पुद्गल में तो होता ही है। जीव में एक क्षमता है, शक्ति है कि वह अपने आत्म प्रदेशों का संकोच भी कर सकता है, विस्तार भी कर सकता है। जैसा शरीर मिलता है वैसा कर लेता है। उमा स्वाति ने तत्वार सूत्र में बहुत संक्षेप में इसको बतलाया
कि संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत, संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत के जो संहार और विस्तार यानी संकोच और विस्तार इनके द्वारा जीव अपने प्रदेशों का संकोच भी कर सकता है और विस्तार भी कर सकता है। प्रदीपवत, यही जो केशी स्वामी कह रहे हैं उसी बात को बताया कि प्रदीपवत, दिए का प्रकाश। जैसे आज समझ लो कि एक बिजली, एक बल्ब यहाँ जलाया, पूरे पंडाल में प्रकाश हो गया, उसी पर ढक्कन दे दिया तो प्रकाश सारा ढक्कन के भीतर आ गया, और उसी बल्ब को यहाँ से निकाल कर और एक छोटे से कमरे में लगाया तो प्रकाश वहाँ सिमट गया। जैसे प्रकाश में संकोच और विस्तार की क्षमता है, वैसे ही जीव में अपने आत्म प्रदेशों को फैलाने की और सिकोड़ने की क्षमता है। इसलिए तुम स्वीकार करो कि जीव को मानने में कोई कठिनाई नहीं है। जीव है और वे संकोच विस्तार कर सकता है, तो सब जीव समान, यानी प्रदेश की दृष्टि से सबके प्रदेश असंख्यात प्रदेश हैं। कोई चाहे कुंथू का जीव, चींटी का जीव और चाहे हाथी का जीव, प्रदेशों की गणना करो तो असंख्य प्रदेश समान, एक भी प्रदेश न हीन न अधिक, सबके बराबर हैं। केवल अंतर आता है संकोच विस्तार का। पुब्बकम्ब निबद्धं बोंदिंग निबत्ते, जिस प्रकार का कर्म होता है वैसे शरीर का निर्माण होता है, और निर्माण होता है वैसा ही विस्तार होता है। नंदी सूत्र में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक विशाल काय मत्स्य कोई जीव है, इतना बड़ा जीव है, विशाल मछली जैसा, मान लो यहाँ से वहाँ तक फैले, इतना बड़ा जीव है। उस जीव को मरने के बाद एक अंगुली जितने में पैदा होना है, तो कैसे समाएगा? तो उसकी प्रक्रिया है कि जब जहाँ छोटे शरीर में जाना है, मरने से पहले ही वह अपने प्रदेशों का सिकोड़ना शुरू कर देता है। एक साथ नहीं होता, प्रदेशों को सिकोड़ना शुरू करता है और वे प्रदेश सिकुड़ते सिकुड़ते इतने विशाल फैले हुए थे, इतने में समा जाते हैं। अब बोलो, अब प्रदेशी बोला, महाराज क्या बोलूं? आप तो हर बात का उत्तर दे देते। ठीक उत्तर दिया आपने। अब क्योंकि मैं दिए के प्रकाश की बात को जानता हूँ कि उसका प्रकाश पूरे कमरे में भी फैलता है और ढक्कन में भी समा जाता है। अब कुछ बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। मैं आपको साफ साफ कह दूं कि केशी स्वामी, मैं समझ गया कि जीव अलग है, शरीर अलग है। मैं समझ गया, और महाराज अब नहीं समझाऊं। आपने जो पहला उत्तर दिया था उसी में मैं समझ गया। फिर भी मैंने आपके ज्ञान का लाभ उठाया है और तर्क करके नई नई बातें जानी है। और अब मैं आत्मविश्वास के साथ बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि यह बात जच गई कि शरीर अलग है, जीव अलग है। तो अब क्या करना है? कि महाराज करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। आप आपके, मैं मेरा, बस। केशी स्वामी ने कहा, इतना तो श्रम किया और कुछ भी नहीं करना है, तो स्वीकार करो इस मत को। जब तुम समझ गए, नास्तिक से आस्तिक तो बन गए,
तो इस बात को स्वीकार करो कि जीव अलग शरीर अलग। कमराज मैं तो समझ गया, पर मैं इस मेरे मत को छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्यों नहीं छोड़ेगा? कि मेरा दादा भी नास्तिक था, मेरा दादा भी नास्तिक था, मेरा पिता भी नास्तिक था, मैं भी नास्तिक हूँ। हम सब तज्जीव तत्शरीरवादी रहे हैं। अब भला कुल परंपरा से जो चला आ रहा है उसको छोड़ना कोई सहज बात है क्या? मैं कैसे छोड़ दूँ? महाराज आप ही बताएं कि एक मकान में आदमी 10 वर्ष रह जाता है, उस मकान को छोड़ना भी मुश्किल होता है। एक कपड़ा पहनता है और थोड़ा पुराना हो गया तो भी छोड़ना मुश्किल होता है, क्यों? उसके साथ एक स्नेह हो जाता है। तो महाराज इस मत के साथ मेरा भी स्नेह हो गया। मैंने न जाने कितने लोगों को नास्तिक बनाया है, कितने धार्मिकों को नास्तिक बनाया है, कितनों की श्रद्धा को हिलाया है। अब भला इतना काम किया, आज तक श्रम किया, आज तक सारा प्रयोग किया और इतने तर्क दिए, चारों तरफ मेरी ख्याति है कि प्रदेशी राजा बड़ा नास्तिक है, आत्मा को नहीं मानता और दूसरों को समझा रहा है, अपने पक्ष में ला रहा, अपने मत में ला रहा है। इतना किया कराया, अगर उस मकान को आज भी ढहा दूँ तो कैसा लगेगा? इतने श्रम से तो बनाया, आज ही वह तो बच्चों का खिलौना बन जाएगा। महाराज बच्चों का खिलौना, बच्चे वर्षा होती है, रेत में जाते हैं और घर बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं और थोड़ी देर बाद पग फेरा साफ कर देते हैं। मेरी भी वह बचपन की स्थिति हो जाएगी। ये अच्छा नहीं महाराज, क्षमा मांगता हूँ। आपने बहुत श्रम किया, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, मुझे समझाने का प्रयत्न किया और महाराज एक बात देखी कि टेढ़ा प्रश्न पूछता है तो उत्तर देने वाला गुस्से में आ जाता है। आप में यह विशेषता मैंने देखी कि आप कभी गुस्से में नहीं आए, कभी आवेश नहीं आया। मैंने कुछ भी पूछा, मुझे याद आ रहा है यहाँ बहुत वर्ष पहले, क्या पुरानी पूज्य कालूगणी की बात है। एक बार चतुर्मास था, बातचीत का प्रसंग चल रहा था। उन दिनों में चर्चा वार्ताएं भी बहुत चलती थी। पूज्य कालूगणी ने कहा कि देखो, एक बात का ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति प्रश्न पूछने आए, चर्चा करने आए, कितना ही टेढ़ा प्रश्न पूछे और जानबूझकर टेढ़ी मेढ़ी चर्चा करे तो कभी गुस्सा नहीं करना। कारण कि बातचीत करने बैठे, चर्चा वार्ता वाद विवाद, जो व्यक्ति गुस्से में आ गया उसकी हार तो पहले ही हो गई। शांत रहना, जिससे विजय जीतता वह जो शांत रहता है, और आवेश में आ गया वह तो हार गया। बस के प्रदेशी भी कह रहा है, महाराज आप विजयी बने, आप जीते, मैं हारा। मैंने तो बड़े टेढ़े मेढ़े प्रश्न किए पर आप विचलित नहीं हुए, एक सलवट भी नहीं देखी मैंने, एक भ्रिकुटी भी आपकी नहीं तनी और बड़े शांत प्रसन्न मुद्रा में आप उत्तर देते रहे। सब ठीक है, पर महाराज अब आप इतना मुझे क्षमा करें कि मैं मेरे कुल के धर्म को निभाऊंगा, जैसा है वैसा है। मैं कहते हैं ना कि कात्यो पींजो कपास, रात भर तो काता
सुबह देखा तो वापस कपास। केसी स्वामी ने सोचा इतना तो श्रम किया, और फिर कहता है पर केसी स्वामी भी कम नहीं थे। बोले प्रदेशी एक बात सुनो मेरी, कि तू अगर नहीं छोड़ेगा तो आखिर लो वाणिये की तरह पछताएगा। और नई बात खड़ी कर दी। बोला मेरा लो वाणिया कौन सा? तो बस आज तो इतनी बताता हूँ, तुम चिंतन करो, लो वाणिये की तरह पछताएगा। अब कौन लो वाणिया था, इस पर हम फिर विचार करेंगे। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः गुरवे नमः ओम श्री महाप्रज्ञ